हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल। हमने पिछले वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बताया था और वहाँ पर हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व भी किया था। और इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, दो चरों वाले युगपत रैखिक समीकरणों के हल। दो चर वाले समीकरण का मतलब ये हुआ कि आपको समीकरण में दो अज्ञात राशियां दी जाएंगी। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उतने ही समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि दो अगर आपको अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है तो कम से कम कितना समीकरण चाहिए? दो समीकरण चाहिए। इसलिए हम युगपत बोलते हैं उसको, मतलब कि युग्म के रूप में चाहिए, दो समीकरण चाहिए। तो उन दोनों समीकरणों को कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, इस तरह के समीकरण होंगे जिसमें हमको दो अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने होते हैं। तो इस प्रकार के समीकरणों को हल करने की हमारे पास दो विधि है। पहला है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में समीकरणों की सहायता से पहले ग्राफ खींचा जाता है और फिर ग्राफ खींचकर तब उस ग्राफ को देख करके ग्राफ की सहायता से हम समीकरणों का हल ज्ञात करते हैं। जबकि बीजगणितीय विधि में ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व किए थे और इसमें अगर देखें तो 3.2 को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन 3.2 जो प्रश्नावली है उसमें पूरा का पूरा ग्राफीय विधि से प्रश्न दिए गए हैं 3.2 में। और अब जो 3.3 है उसमें बीजगणितीय विधि से प्रश्न दिए गए हैं, जबकि दोनों एक्सरसाइज में समीकरण को हल ही करना है। तो बीजगणितीय विधि जो होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। मतलब कि अगर आप बीजगणितीय विधि से समीकरणों को हल करना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है, आप तीनों में से किसी से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। तो 3.2 वाला जो प्रश्नावली है वो पूरा ग्राफीय विधि से है और 3.3 वाला प्रतिस्थापन विधि से है और प्रश्नावली 3.4 है वो विलोपन विधि के लिए है और प्रश्नावली 3.5 वज्रगुणन विधि के लिए है। तो हम यहाँ पर ग्राफीय विधि को हम लोग यहाँ पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। हम शुरू कर रहे हैं बीजगणितीय विधि और बीजगणितीय विधि में हम शुरू कर रहे हैं आज प्रतिस्थापन विधि। मतलब कि अगर आप प्रश्नावली के हिसाब से देखें तो हम 3.1 पढ़ लिए हैं और 3.2 को छोड़ के हम 3.3 पढ़ रहे हैं। और जब हम इधर का तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ग्राफीय विधि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम लोग बीजगणितीय विधि का प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और इस विधि से हम लोग समीकरणों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमने समीकरण को लिख दिया है और इन समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 हो गया। तो जब प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल किया जाता है तो इसमें देखिए तरीका क्या है कि हम समीकरण 1 या 2 से, या तो आप पहले समीकरण का उपयोग कर लीजिए या नहीं तो दूसरे समीकरण का उपयोग कर लीजिए। इसमें जैसा कि नाम ही है प्रतिस्थापन, तो हम समीकरण 1 या 2 में से किसी एक समीकरण का उपयोग करते हैं और x या y का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो y के पद में निकलेगा, y का मान निकालेंगे तो x के पद में निकलेगा। तो आप किसी भी एक समीकरण का प्रयोग करके x या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 2 से देखिए किसका मान निकालने जा रहे हैं? x का मान निकालने जा रहे हैं। आप बाकी सभी समीकरणों को इसी प्रकार से हल करेंगे कि एक समीकरण से x चाहे y जो भी आपका अज्ञात राशि रहेगा उसमें से एक का मान निकालेंगे और उसको उठा के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 से
x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो समीकरण 2 से हम x का मान निकालने जा रहे हैं। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू जो माइनस वाई है, ये माइनस वाई उधर चला जाएगा, तो उधर पहले से 4 है, माइनस जाके प्लस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण बना देंगे 3। तो हमने समीकरण 2 की सहायता से x का मान निकाल दिया, किसके पद में, y के पद में। इसको समीकरण 3 बना दिया। और अब इस समीकरण 3 में जो x का मान हमने निकाला है, इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चूंकि x का मान हमने समीकरण 2 से निकाला है, इसलिए इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। यदि हम x का मान समीकरण 1 से निकाले होते तो इसको ले कहाँ रखते, समीकरण 2 में रखते। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखिए। तो समीकरण 1 में देखिए x है, तो x के बदले में 4 अब प्लस वाई रखा गया। अब प्लस वाई वहाँ पर पहले से है, अब बराबर उधर हो गया 14। देखिए बहुत आसान सा तरीका है। समीकरण 2 से चाहे समीकरण 1 से किसी भी एक समीकरण का प्रयोग करके आप किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरे के पद में निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 2 का प्रयोग किए हैं और x को वैसे ही रख दिए हैं। x का मान हम निकाले हैं y के पद में, तो माइनस वाई जाके उधर क्या हो गया, 4 प्लस वाई हो गया। मतलब x के बदले में हम 4 प्लस वाई रख सकते हैं, और यही हम काम किए हैं। समीकरण 3 से x इक्वल टू 4 प्लस वाई समीकरण 1 में रखे हैं, तो x के बदला में हो गया 4 प्लस वाई, और उसके बाद प्लस वाई वहाँ से पहले से है, अब बराबर इधर क्या हो गया 14। तब देखिएगा तो y और y क्या हो गया 2y, 4 को भेज देते हैं उधर, तो 10 उधर हो जाएगा 14 और माइनस 4। देख लीजिए 4 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आपको y का मान ज्ञात करना है ना। अब हमारा x खत्म हो गया है, सारा चीज़ जो है y के पद में आ गया है। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो y और y हमने 2y कर दिया और 4 को भेज दिया उधर, तो 14 माइनस 4 हो गया। अब देखिए 2y बराबर 14 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और y बराबर इधर 2 देखिए गुणा में है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 2, और 2 पचे 10। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। आप समीकरणों में जब प्रतिस्थापन किया, ये पक्षांतर किया जाता है, तो पक्षांतर का रूल ये होता है कि अगर प्लस वाला इधर से जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस वाला जाएगा तो प्लस में होगा। जैसे यहाँ पर गुणा में है तो गुणा वाला गया तो भाग में हुआ, और अगर भाग वाला भेजते तो जाके उधर गुणा में होता। मतलब कि अगर आप एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाता है, या इधर का माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। इधर अगर भाग में है तो उधर गुणा में हो जाता है, या इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाता है। तो ये हमने y का मान 5 निकाल दिया। अब इस y के मान को आप रख दीजिए समीकरण 1 में, 2 में, चाहे समीकरण 3 में, किसी में भी रख देंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। तो सबसे बेहतरीन हमको यहीं पर दिख रहा है, समीकरण 3 में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 3 समीकरण 2 से ही बना हुआ है। तो समीकरण 3 में y इक्वल टू 5 रखने पर, तो 5 जब रखेंगे तो x इक्वल टू 4 तो पहले से है, और y के बदले में हम 5 रखने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपको 2 मान मिल गया, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। अब चाहे तो आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि ये समीकरण आपका सही हल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x और y दोनों का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x y दोनों का मान रखेंगे, और दोनों का दाहिना पक्ष आ जाता है, मतलब समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण क्या है, सही से हल हुआ है। तो x के बदले में आप रखिए, x के बदले में जो रखेंगे, x के बदले में 9 और y के बदले में 5, तो 9 और 5 हो जाएगा 14, जो आपका दाहिना पक्ष का मिल रहा है। और अगर आप इसमें नीचे वाले में रखते हैं तो x के बदले में रखेंगे 9 और माइनस y के बदले में रखेंगे 5, तो 9 में से 5 गया तो कितना हो गया, 4 आपका मिल जा रहा है। मतलब ये समीकरण हम लोग का क्या है, बिल्कुल सही है। तो आप परीक्षा में इसकी सहायता से चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो उत्तर मिलेगा नहीं, आंसर शीट तो मिलता नहीं है वहाँ पर। तो आप इस तरह के समीकरणों को हल करके और उसकी वैल्यू को रख करके आप चेक कर सकते हैं कि समीकरण सही है कि गलत है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ पर भी आपको 2 समीकरण दिए गए हैं। तो हमको करना क्या है
कि वही एक समीकरण से एक अज्ञात पद का मान दूसरे के पद में निकालते हैं, दूसरे अज्ञात राशि के पद में निकालते हैं और उसको उठा के दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 से, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समीकरण 2 से जो है निकाला था, यहाँ पर हम समीकरण 1 से निकाल देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किससे निकालेंगे, आपको जो अच्छा लगे, जहाँ से सुविधा मिले वहाँ से आप समीकरण को हल करना शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से हम s का मान निकाल रहे हैं। तो समीकरण 1 से जब आप s का मान निकालेंगे तो -t को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर ऑलरेडी पहले से 3 है और माइनस जब उधर जाएगा दाहिने पक्ष में तो ये प्लस टी हो जाएगा। हमने बताया कि अगर माइनस वाला दूसरे साइड में जाता है तो प्लस होगा और प्लस वाला जाएगा तो माइनस होगा, गुणा वाला जाएगा तो भाग होगा और भाग वाला जाएगा तो गुणा होगा। तो यहाँ पर माइनस वाला है जाके उधर क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको समीकरण 3 बना देते हैं और अब हमको s का मान मिल चुका है, s इक्वल टू मिला है 3 + t और इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसलिए हम 2 में रखेंगे क्योंकि हम जो है s का मान समीकरण 1 से निकाले हैं। अगर हम s का मान समीकरण 2 से निकाले होते तो उसको 1 में रखते। तो जिसमें से मान निकालेंगे उसमें न रख के उसके अगले वाले समीकरण में मान रखते हैं। तो s इक्वल टू हमने यहाँ से -3 को भेज दिया उधर, तो 3 + t हो गया और s का मान अब हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, रखिए तो s के बदले में रखेंगे 3 + t/3। बहुत सिंपल है, 3 + t/3 आप प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखिए आसान हो गया, अब केवल t के पद में आ गया। अब जब t के पद में आ गया तो आराम से आप दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6 और 3 दूना 6 और 2 का गुणा करेंगे ऊपर तो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें 3 + t में, 2 का गुणा और प्लस 2 तिहाई 6 3 होगा और 3 से जब गुणा करेंगे ऊपर तो 3t हो जाएगा। इधर हो गया 6। ये पूरा का बटा देखिए 6 है और पूरा का भाग 6 है और 6 को जब भेजेंगे उधर तो इधर बटा में है मतलब भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा। तो ये जा रहा है उधर, तो उधर देखिए 6 है और गुणे जाके 6 हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को अगर हम देखें तो 2 तिहाई 6 और 2 से t में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2t हो जाएगा। अब पहले से 3t है और ये 6 जाके उधर क्या हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए 2t और 3t ये हो जाएगा 5t और प्लस आगे 6 बना हुआ है और इधर देखेंगे तो 6 में 6 का गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा। और फिर से 5t का मान हम यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमको t का मान ही निकालना है तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, दाहिने तरफ भेजना पड़ेगा। तो 6 जब जाएगा उधर तो उधर है 36 और 36 में से 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा क्योंकि 6 इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5t इक्वल टू 36 में से 6 घट गया तो कितना बच गया, 30 और t इक्वल टू यहाँ पर क्या है, देखिए 5 यहाँ पर किस में है, गुणा में है, ये जाएगा तो भाग हो जाएगा मतलब 30/5 हो गया और t इक्वल टू मिल गया 5 × 6 = 30। t का मान मिला 6 हो गया, t का मान 6 मिल गया। अब इस t का मान समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, किसी में भी रख देंगे तो आपको s का मान निकल जाएगा। तो सबसे बढ़िया समीकरण 3 में है तो लिख देंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं s। तो s इक्वल टू 3 प्लस t मतलब 6 हो गया तो s का मान मिल गया 3 और 6 9। तो यहाँ पर ये पुनः समीकरण एक बार और हल हो गया। अब चाहें तो इन दोनों मानों को रख के चेक कर सकते हैं कि समीकरण सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर रखेंगे s के बदले में 9 रखेंगे और t के बदले में 6 रखेंगे और जब 9 में से 6 घटेगा तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक पहले के लिए तो सही हो रहा है, दूसरे के लिए अगर देखें, दूसरे के लिए देखें तो s के बदले में आप 9 रखेंगे, अब बटा में कितना है 3 है और उधर t के बदले में 6 रखेंगे, बटा में कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 और 3 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब कि ये समीकरण भी हम लोग का क्या है, पूर्णतः सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है 3x - y = 3
और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का इसलिए क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है एक ही है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। देखिए क्या, अगर आप समीकरण 2 में 3 कॉमन कर देंगे तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3x बचेगा, 3 3 9 3x बचेगा। अब माइनस यहाँ से y बचेगा, इधर देखें तो 9 है, 3 को भेज देंगे उधर बटा में चला जाएगा तो 3x माइनस y, आइए इधर गुणा में हो गया है तो ये जाके बटा में हो जाएगा उधर, तो 3 3 9 मतलब 3x माइनस वाई इक्वल टू ये 3 मिला। अब अगर यहाँ से देखें तो समीकरण 1 और यह समीकरण 2, यही हमारा 2 है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही समीकरण है, दोनों अलग अलग समीकरण नहीं है। तो इसको दोनों को तो साथ में हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों समीकरण क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है, बुक की गलती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं समीकरण को हल किया जाए तो इसको हल करने का एक तरीका है, हम इसी समीकरण 1 से जो 2 है वो तो एक ही के बराबर है, तो समीकरण 1 की सहायता से ही हम x और y का दोनों का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, अगर माइनस वाई को हम उधर भेज दें तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा और x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 यहाँ पर जाके भाग में हो जाएगा तो 3 प्लस वाई बाई 3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है। और आप y का निकालना चाहते हैं तो माइनस वाई को भेज देंगे उधर तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 को भेज देंगे इधर तो माइनस 3 हो जाएगा। तो इधर पहले से 3 है और वो 3 आ गया तो माइनस 3 हो गया। तो यहाँ से ये y की वैल्यू हो गई और यह x की वैल्यू हो गई। ये बहुत उचित हल नहीं है क्योंकि बुक का कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, इसलिए हम इसको इस तरह से हल करके छोड़ दे रहे हैं। और अब देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये समीकरण 2 हो गया। तो ये आपका जो है ये दशमलव में है। इसको इस समीकरण को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में एक ही बार 10 से गुणा कर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है। आप समीकरण 2 में देखेंगे तो दशमलव के बाद केवल एक अंक है। तो क्यों ना हम दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में सीधे सीधे क्या कर दें, 10 से गुणा कर दें। तो ये हमारा जो समीकरण है इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब 10 से गुणा करेंगे तो ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 13, ये समीकरण 1 बन जाएगा। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 5y बराबर 23 बन जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप किसी भी समीकरण को ले लीजिए, हम समीकरण 1 से हल करना चालू करते हैं। तो समीकरण 1 से अगर आप x का मान निकालेंगे, यहाँ पर x का मान निकालना चाहते हैं तो 2x को यहीं पर रख देंगे और उधर 13 है, आप प्लस 3y जाके उधर माइनस 3y हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y बटे 2 इधर देखिए गुणा में है, एक क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा आकर। मतलब कि 2x बराबर पहले 13 इधर प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y हो गया। और जब x का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पर गुणा में है, आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकल गया, ये समीकरण 3 हुआ। और समीकरण 3 से x का मान उठाकर समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि हम मान किससे निकाले हैं, 1 से निकाले हैं। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो 4 और x के बदले में रखेंगे 13 माइनस 3y आप बटा के कितना हो गया, 2 हो गया। आप प्लस उधर हो गया 5y बराबर हो गया 23 और 2 दूना 4 आराम से कट गया। आप 2 से गुणा करा दीजिए, 13 दूना 26 अब माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y उधर देखेंगे तो उधर 23 हो गया। अब अगर हल करें इसको आगे तो देखिए 26 को भेज दे रहे हैं उधर, तो उधर 23 माइनस जाके 26 हो जाएगा। इधर माइनस 6y
प्लस 5y, जब एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है तो घटा देते हैं और चिन्ह बड़े वाले का रखा जाता है। तो 6y में से 5y घटा देंगे तो यहाँ पर हमको y मिलेगा, और वो भी किस में मिलेगा, माइनस में। और इधर हो गया आपका 23 माइनस 26, तो माइनस वाई इक्वल टू 23 में से 26 घटेगा तो माइनस में 3 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ हमको मिल गया y बराबर 3। तो y का मान निकल गया 3। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, कहीं भी रख देंगे तो निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में रखना सबसे बेहतर होता है। तो समीकरण 3 से x इक्वल टू 13 है, माइनस 3 गुणे y के बदले में 3/2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 तरीके 9/2, x इक्वल टू 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, 4/2 हो गया, और 2 से कटा देंगे, 2 दूना 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से x का मान 2 निकल गया और y का मान 3 निकल गया। आप चाहें तो समीकरण में रख के इसको चेक कर सकते हैं। x का मान 2, देखिए 2 गुणे 2 आप प्लस 3, y का मान कितना हो गया 3, तो 3 गुणे 3 और 2 दूना 4 और 3 तरीके 9, 9 4 13, पहला प्रूफ हो जा रहा है। और दूसरा देखेंगे तो 4x है, तो 4 गुणे 2 कर लीजिए, x का मान 2 है, और प्लस 5 गुणे y का मान 3 है, तो 5 गुणे 3 कर लीजिए, तो 4 दूना 8 और 5 3 15, तो 15 8 कितना हो गया, यहाँ पर 23 हो जा रहा है। तो ये समीकरण हम लोग का पूर्णतः क्या है, सही है और अच्छे से हल भी हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर किसी भी एक समीकरण से x चाहे y का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो हम समीकरण 2 से निकालना चाहते हैं, तो निकालिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब चाहें तो √3x इक्वल टू ये माइनस √8y जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस √8y हो जाएगा। और यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो √3 चला जाएगा नीचे, मतलब कि √8y बटे √3, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 से जो x का मान निकल रहा है उसको उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से लिख देंगे √2 और x का मान रखिए, तो रूट में 8y बटे रूट में 3 प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो इसमें से बड़ी आसानी से y को कॉमन कर लेंगे, और जब आप y को कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, आराम से कॉमन हो जाएगा। और रूट में 2 और रूट में 8 ये हो जाएगा, रूट में 16 बटा 3 गुणा हो जाएगा, 8 दूना 16, अब बटा रूट में कितना हो गया 3 हो गया, अब प्लस इधर केवल √3 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 0। ये चूँकि गुणा में है, पूरा का पूरा भेजेंगे उधर तो बटा के नीचे चला जाएगा, मतलब y इक्वल टू क्या निकल जाएगा 0। ये देखिए पूरा है और ये जाएगा बटा के नीचे, मतलब कि 0 अब बटा इतना हो जाएगा। तो जब 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब y का मान निकल गया 0। अब y का मान आप समीकरण 3 में रखिए तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 से x इक्वल टू रूट में 8 इंटू वाई का मान 0 अब बटे √3, मतलब x इक्वल टू भी कितना निकल गया 0। 0 से गुणा कराएंगे सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। तो ये बहुत आसान रहा, इसमें x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। आप इसमें रखेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को, तीसरा नहीं 6वें प्रश्न को। चूँकि 5 प्रश्न हमने कर लिया है और अब हम देखते हैं 6वें प्रश्न को। तो 6वां प्रश्न, देखिए 6वां प्रश्न क्या है, 3x बाई 2 माइनस 5y/2 इक्वल टू -2, ये समीकरण 1 हो गया। और इसके बाद से है x/3
माइनस माइनस नहीं है प्लस है, प्लस y/3 इक्वल टू 13/6। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो आप चाहें तो समीकरण 1 को देखिए कैसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं, दोनों का देखिए बटा 2 है तो एक ही बार हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y आप पूरा का बटा 2। कारण ये है कि यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, नीचे का हर बराबर है, आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो उधर जाके हो जाएगा -2। और जब ये 2 उधर जाएगा तो ये बटा में है 2, उधर जाके गुणा हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो गुणा होगा, गुणा होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। और आप लिख सकते हैं -4। इसको समीकरण 1 बना दीजिए और सेम प्रोसेस यहाँ पर लागू होगा। इसको अगर चाहें तो दोनों का बटा 3 है तो एक ही बार 3 कर दीजिए क्योंकि एलसीएम लेने का झंझट है नहीं। और x प्लस वाई को सीधे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो x प्लस वाई उधर हो जाएगा 13/6। ये 3 जाएगा यहाँ पर तो ये गुणा हो जाएगा 3 से, और 3 से जब ये गुणा होगा तो इधर बचेगा x प्लस वाई और उधर 3 करने 3, 3 दूना 6 मतलब 13/2 मिलेगा। तो हो गया 13/2 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए वही पुराना तरीका है, x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से और उठा के समीकरण 2 में रख देंगे और इस तरह से दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, किसी भी समीकरण से निकाल कर रखा जाए, 1 से रखा जाए या 2 से, तो समीकरण 2 से ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लिखेंगे x इक्वल टू, तो x इक्वल टू वाई को भेज देंगे उधर, तो 13/2 माइनस वाई। अब 13/2 माइनस वाई है तो इसको समीकरण 3 बना देते हैं और x का मान उठाए कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम कर क्या रहे हैं, x का मान उठा कर समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो 3 ठीक। और x का मान है 13/2 माइनस वाई। यहाँ से जो x का मान निकाला गया है 13/2 आए प्लस जाके उधर क्या हो गया, माइनस हो गया, और -5y इक्वल टू -4। अब यहाँ से गुणा कराएंगे तो 13 हो जाएगा 39/2 माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 3y और उधर -5y इक्वल टू -8। और 39/2 जब उधर जाएगा तो इधर से -3y -5y -8y उधर -8 ऑलरेडी है, और 39/2 जब जाएगा तो -39/2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -8y, उधर से माइनस चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो 8 + 39/2 हो जाएगा, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया। और इधर मिला हमको 8y इक्वल टू, चाहे तो यहाँ से 3 गुणा करके जोड़ सकते हैं, तो 8 दूना 16 और 16 + 39, 16 + 39/2, तो 8y ने सीधे y लिखिए, और 16 + 39 9 6 कितना हो गया 15, और 3 1 9 6 15, 3 1 4 4 1 5 हो गया, 55/2 हो गया। और y इक्वल टू जब निकालेंगे तो 55/2 और 2 8 यहाँ पर गुणा में है, जाके इधर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 55/16। y का मान निकल गया 55/16, और इस y का मान रख देंगे कहाँ पर, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान भी निकल जाएगा। तो इधर का चूंकि हमने सारा क्वेश्चन बता दिया है तो इधर हम मिटा दे रहे हैं। निकालते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से निकालेंगे x का मान, तो x इक्वल टू 13/2 माइनस y का मतलब 55/16, तो हो गया इधर 55/16। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, 2 8 16, और 8 का गुणा करेंगे 13 में, तो 13 8 104 माइनस 16 1 16, और 1 से गुणा करेंगे 55 में तो 55 का 55 हो जाएगा। अब x इक्वल टू चाहें तो 104 में से घटा दीजिए 55, तो यहाँ से 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, और यहाँ बचा 9, और 9 में से 5 गया तो 4, 49 बटे कितना हो गया 16,
तो यहाँ से x का मान निकल गया 49/16 और y का मान निकल गया 55/16। इन दोनों मानों को अगर यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण आपका संतुष्ट कर जाएगा। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में 6 समीकरण था और 6 समीकरणों को हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। मतलब कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है और इसकी सहायता से हमको यहाँ पर जो m दिखाई दे रहा है उसका मान ज्ञात करना है। और ज्ञात करना है किसकी सहायता से, y = mx + 3। तो इसके लिए करेंगे क्या कि इन दोनों समीकरणों को पहले हम हल कर देंगे और हल करने के बाद जो x और y का मान मिलेगा उन मानों को हम ले आके इसमें रखेंगे और जब उन मानों को ले आके रखेंगे तो यहाँ से m का मान आसानी से निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 समीकरण 2 हो गया। और इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो समीकरण 1 से देखिए 2x = 11 आप प्लस 3y को भेज दे रहे हैं उधर, तो उधर -3y हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ से x का मान निकालने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने पहले 2x को रखा, अब प्लस 3y को भेज दिया उधर, तो -3y हो गया। और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 11 - 3y, अब बटा में हो जाएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर गुणा में है, आके भाग हो जाएगा, ये समीकरण 3 बन जाएगा। और समीकरण 3 से x का मान उठाए कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से लिखकर समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे। तो 2 गुणे 11 - 3y, क्योंकि 2 तो वही है और हम x के बदले में लिख रहे हैं 11 - 3y बटे 2, यहाँ से -4y उधर हो जाएगा -24। तो 2 से 2 कट गया और 11 - 3y - 4y = -24 और 3y और 4y माइनस में 7y बराबर उधर -24 है और प्लस 11 जाके उधर -11 हो जाएगा। तो -7y = -24 और -11 ये हो जाएगा -35, क्योंकि दोनों माइनस है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल। y = लिख सकते हैं 35/7, क्योंकि 7 गुणा में है जाएगा तो भाग हो जाएगा और 7 × 5 = 35। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, y = 5। अब जब y का मान 5 आ गया तो हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, y का मान ले आकर रखेंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x = 11 - 3 इंटू y के बदले में 5 बाई 2। तो x = हो गया 11 - 5 × 15 बटे 2। तो x = 11 में से 15 गया तो -4 बचा, -4 बटे 2। 11 में से 15 घटेगा तो -4 बचेगा और 2 से कट जाएगा, तो x = आ गया -2। तो y का मान निकल गया 5 और x का मान निकल गया -2। अब हमको करना क्या है कि इस x का मान -2, y का मान -5, हमको समीकरण जो m वाला जो समीकरण है इसमें इसी में रख देंगे, हमको m का मान निकल जाएगा। तो देखिए चूँकि y = mx + c, तो y का मान रख दीजिए, y का मान 5 बराबर m और x का मान -2 और c नहीं है यहाँ पर 3 है। y = mx + 3 या mx + 3 है और हमने यहाँ पर x और y का मान रखा है और प्लस हो गया 3। मतलब कि जो समीकरण हमने हल किया है, इस दोनों समीकरणों को हल करने के बाद जो x और y का मान निकल रहा है, इसी मान को हम यहाँ पर रखेंगे और m का मान निकाल देंगे। तो 5 और ये +3 आके इधर -3 हो गया, उधर हो गया -2m, यहाँ से गुणा करा देंगे, 5 में से 3 गया तो 2 और उधर -2m। अगर आप m का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जो गुणा में है इसको भाग में भेज देंगे ले आके, तो 2 बटे -2 = m, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से m = -1 उत्तर आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1 हुआ और ये माइनस बच गया तो -1। तो ये रहा ये दूसरा समीकरण, दूसरा सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
हमने पहले प्रश्न का 6 समीकरण हल किया और फिर दूसरे प्रश्न को हमने हल कर दिया। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो इबारती प्रश्न है। उस इबारती प्रश्न को हम क्या करेंगे, पहले हम उसको समीकरण सेट करेंगे, मतलब कि पहले हम इस तरह का समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद से तब उसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाएगा। तो उन प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।